एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कैशी और जोहन की मुलाकात हो चुकी थी और तभी आए एक फोन कॉल की वजह से कैशी को जियोन पर शक भी होने लगा था। इसी बीच एक और नया टॉम दिखाई देता है। इसे देखकर साफ समझ आ जाता है कि सब कुछ बिल्कुल उसी भविष्यवाणी के अनुसार हो रहा है जिसके बारे में उस रहस्यमयी भविष्यवक्ता ने पहले ही चेतावनी दी थी। अचानक एक जगह जमीन के अंदर से दर्जनों टूटी हुई तलवारें बाहर निकलने लगती हैं। ये नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और जोहन भी तुरंत समझ जाता है कि इस टॉम के अंदर मौजूद रिलिक बिल्कुल भी साधारण नहीं होने वाली। टूटी हुई तलवारों को देखते ही जोहन के दिमाग में सबसे पहला नाम आता है, मुरामासा। उसे लगता है कि यह टॉम शायद उसी से जुड़ा हुआ है। वो बताता है कि मुरामासा जापान के एक मशहूर स्वॉर्डस्मिथ परिवार का नाम था, जो सेंगोकू और एडो युग के बीच बेहद खतरनाक और धारदार तलवारें बनाया करता था। उनकी बनाई हुई ब्लेड्स इतनी मशहूर थीं कि कई पीढ़ियों तक लोग उन्हीं का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन समय के साथ उन तलवारों के बारे में एक डरावनी कहानी भी फैल गई। कहा जाता था कि मुरामासा की श्रापित तलवारों की वजह से पूरा का पूरा एक परिवार बर्बाद हो गया था। यही सोचकर जोहन को यकीन हो जाता है कि अगर इस टॉम के अंदर सच में मुरामासा मौजूद है तो वो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाली है। तभी उसके सामने स्टेटस विंडो खुलती है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि पास में मौजूद रिलिक से निकलने वाली जहरीली आभा उसकी बॉडी को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। उसकी त्वचा धीरे धीरे जलने लगती है और सिस्टम उसे तुरंत सुरक्षा लेने के लिए कहता है। लेकिन जोहन रुकने वालों में से नहीं था। अपनी बिगड़ती हालत की परवाह किए बिना वो टॉम के अंदर और आगे बढ़ता जाता है। चलते चलते उसके मन में एक बात आती है कि शायद उसे पहले उस ब्यूरो वाले आदमी का पीछा करना चाहिए था। हो सकता है वही मुरामासा की सही लोकेशन जानता हो। अगर वो पहले पहुंच गया तो रिलिक उसके हाथ लग सकती है। यही सोचकर जोहन उसकी तलाश में तेजी से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है जिसमें कई लोग फंसे हुए थे। वहीं एक लड़की पूरी तरह अपना होश खो चुकी थी और सामने आने वाले हर इंसान पर हमला कर रही थी। उसे देखते ही जोहन समझ जाता है कि उस लड़की पर रिलिक का कब्जा हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर इस तलवार का हल्का सा भी वार किसी और पर लग गया तो उसका भी यही हाल होगा। यानी अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो पूरी स्थिति हाथ से निकल सकती है। तभी जोहन एक और अजीब चीज नोटिस करता है। जिस गड्ढे में ये लोग गिरे हुए थे उसके ऊपर धीरे धीरे एक पुल बन रहा था। यहीं उसे पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। किसी ने जानबूझकर इन लोगों को इस गड्ढे में धक्का दिया था ताकि इनके बलिदान से ये पुल तैयार हो सके। जोहन तुरंत वहां फंसे लोगों से पूछता है, तुम लोगों को यहाँ किसने धक्का दिया था? उसे शक था कि यह काम रिपब्लिक ऑफ बैंड के किसी आदमी का है। लोग बताते हैं कि हाँ, शायद वही था। एक अजीब सा गार्ड था जिसकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। वही उन्हें यहाँ फंसाकर भाग गया। ये सुनकर जोहन को थोड़ा सुकून मिलता है। कम से कम अब भी उसके पास उस आदमी तक पहुंचने का मौका था। इसके बाद जोहन वो रिलिक निकालता है जो उसने पहले कैंची से चुराई थी। वो दरअसल दो हिस्सों में थी, एक ब्रेसलेट और दूसरा मोची। उन्हें देखते ही जोहन पहचान जाता है कि ये सिस्टर सन एंड ब्रदर मून नाम की रिलिक है। वो इसके पीछे की कहानी भी बताता है। कहानी के अनुसार जब एक माँ अपने बच्चों के पास वापस लौट रही थी तभी रास्ते में एक बाघ ने उसे रोक लिया। बाघ ने खाने के बदले मोची की मांग की। उसी दौरान ये जादुई ब्रेसलेट दोनों भाई बहन की रक्षा करता है और उन्हें बाघ का शिकार बनने से बचा लेता है। इसी बीच फिर से स्टेटस विंडो खुलती है। सिस्टम बताता है कि जोहन ने एक नया टाइटल और एक नई स्किल अनलॉक कर ली है। इस नई स्किल का नाम है डेक्सटेरिटी रैंक एफ। अब तक जोहन के पास कुल 4 स्किल्स हो चुकी थीं। डेक्सटेरिटी की खास बात यह थी कि इसकी मदद से वो नई चीज़ों को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सीख सकता था। साथ ही रिलिक की पहचान, उनकी मरम्मत और रिस्टोरेशन जैसी चीज़ों में भी उसकी क्षमता काफ़ी बढ़ने वाली थी। अब उसकी स्किल लिस्ट में स्पाई, लिंग्विस्टिक्स, टूम रेडर एक्सकवेशन और डेक्सटेरिटी, ये चारों स्किल्स शामिल हो चुकी थीं और चारों की रैंक अभी एफ थी। यानी अब जोहन आधिकारिक तौर पर एक फुल फ्लेज्ड टॉम रेडर बन चुका था। इतना ही नहीं, इस टॉम को सफलतापूर्वक क्लियर करने के बाद उसे एक खास क्वेस्ट रिवॉर्ड भी मिलने वाला था। इसके बाद जोहन बिना एक पल गंवाए सीधे उस गड्ढे में छलांग लगा देता है। सामने मौजूद लड़की पूरी तरह रिलिक के कब्जे में थी और किसी पर भी हमला कर रही थी। जोहन तुरंत अपनी ब्रेसलेट रोप का इस्तेमाल करता है और बड़ी ही आसानी से लड़की को बांध देता है। जैसे ही वो बंधती है, रिलिक का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है और कुछ ही सेकंड में लड़की दोबारा सामान्य हो जाती है। लड़की को बचाने के बाद जोहन उन लोगों से फिर पूछता है, रिपब्लिक ऑफ बेंट वाला आदमी किस तरफ गया? तब एक आदमी बताता है कि वो इसी पुल को पार करके सामने वाली गुफा में चला गया है। इसी दौरान रस्सियों से बंधी लड़की थोड़ी शर्माते हुए जोहन से कहती है, अगर हो सके तो क्या आप मुझे भी खोल देंगे? लेकिन यहाँ मजेदार बात यह थी कि जो रस्सी उसे बांधे हुए थी वो खुद एक रिलिक थी। जोहन उसे वापस अपनी तरफ बुला लेता है और लड़की आज़ाद हो जाती है। इसके बाद वो सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालता है और खुद भी पुल पार करके आगे बढ़ने लगता है। उधर दूसरी तरफ कैंची भी उसी पुल पर आगे बढ़ रहा था। वो लगातार फोन पर उस भविष्यवाणी करने वाले आदमी से बात कर रहा था और सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर असली रिलिक कहाँ है?
कुछ देर बाद उसे भी एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है। वो बिना सोचे समझे उसमें कूद जाता है और वहां बिखरी हुई अनगिनत तलवारों के बीच असली मुरामासा को ढूंढने लगता है। उसे पूरा यकीन था कि अगर मुरामासा उसके हाथ लग गई तो फिर इस दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसे सिर्फ टूटी फूटी तलवारें ही मिल रही थीं। तभी अचानक वहां वही लोग पहुंच जाते हैं जिन्हें जोहन ने कुछ देर पहले गड्ढे से बचाया था। जैसे ही उनकी नज़र कैंशी पर पड़ती है, वे उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर देते हैं। मार खाते खाते कैंशी की नज़र अचानक एक जापानी लड़के पर जाती है जिसके हाथ में एक गोल्डन एक्स थी। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यही वो आदमी है जो शुरू से उसके पीछे पड़ा हुआ था। जोहन भी बिना कुछ छिपाए इस बात को मान लेता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं तुमसे पहले यहां पहुंचा था, लेकिन फिर भी तुम असली रिलिक तक नहीं पहुंच पाए। लगता है ये तुम्हारी किस्मत में ही नहीं थी। इतना कहने के बाद जोहन अपनी गोल्डन एक्स निकालता है और उसे आदेश देता है कि असली रिलिक की पहचान करे। गोल्डन एक्स तुरंत अपनी शक्ति सक्रिय करती है और पूरे इलाके को स्कैन करने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद वो सीधे एक टूटी हुई कटाना की तरफ इशारा करती है। जैसे ही जोहन उस तलवार को अपने हाथ में लेता है, अचानक एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। वो आवाज खुद मुरामासा की थी। मुरामासा आगे कहती है, अगर तुम्हें मेरी ताकत चाहिए तो मुझे 10 इंसानों का खून चाहिए। सिर्फ इंसानी खून ही मेरे टूटे हुए शरीर को दोबारा पूरा कर सकता है। फिर वो जोहन के सामने एक शर्त रखती है, अगर तुमने मुझे खून नहीं दिया तो तुम इस टॉम से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन ये सुनकर भी जोहन जरा सा नहीं घबराता। वो शांत आवाज में जवाब देता है, इसी वजह से मुझे तलवारों से नफरत है। क्या यही तुम्हारा टेस्ट है? मुरामासा मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल। जाओ, सामने खड़े इंसानों को मारो और उनका खून मुझे चढ़ाओ। लेकिन जोहन बिना एक पल सोचे साफ मना कर देता है। यही पहली बार वो मुरामासा के सामने अपना डोमिनेंस दिखाता है। वो कहता है, टेस्ट मैं नहीं दूंगा, टेस्ट तुम दोगी। अगर सच में इतनी महान तलवार हो तो अपनी बाकी सभी कॉपियों को खुद में संभालो। जैसे ही वो ये आदेश देता है, आसपास बिखरी हुई सारी टूटी तलवारें काली परछाइयों में बदलने लगती हैं। एक एक करके वे सभी उड़ती हुई मुरामासा के अंदर समाने लगती हैं। कुछ ही पलों बाद एक जबरदस्त धमाका होता है और धूल बैठने के बाद सभी देखते हैं कि मुरामासा पूरी तरह रेस्टोर हो चुकी है। ये नज़ारा देखकर कैंशी के होश उड़ जाते हैं। जिस रिलिक को पाने के लिए वो इतनी दूर तक आया था, वो उसकी आंखों के सामने जोहन की हो चुकी थी। वो गुस्से और बेबसी से बस जोहन को घूरता रह जाता है। उधर जोहन बिल्कुल शांत रहता है। वो अपनी ब्रेसलेट रोप की मदद से गड्ढे में फंसे बाकी लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कैंशी चुपके से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जोहन उसे जाते हुए देख लेता है। अब कैंशी का पूरा रवैया ही बदल जाता है। वो घबराकर कहता है, अरे यार, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें गवर्नमेंट में रेकमेंड कर दूंगा। वहां तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और उनके पास फ्यूचर गाइड रेलिक भी है जो तुम्हारा भविष्य देखकर तुम्हारी मदद करेगी। इसलिए हमारे साथ ज्वाइन कर लो। लेकिन जोहन उसकी बातों में आने वालों में से नहीं था। वो शांत होकर जवाब देता है, फ्यूचर गाइड रेलिक को सिर्फ उसका असली मालिक ही इस्तेमाल कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। ये सुनकर कैंशी तुरंत कहता है, अरे उसकी चिंता मत करो, हमारी कंपनी सब संभाल लेगी, तुम्हें हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। यहीं पर जोहन को पहली बार एक बेहद दिलचस्प जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि एक ऐसी कंपनी भी है जो टूम एक्सकवेशन टीम को हर तरह का सपोर्ट देती है। जब वो उसका नाम पूछता है तो कैंशी जवाब देता है, TKBM कॉरपोरेशन। ये नाम सुनते ही जोहन का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे अच्छी तरह याद था, भविष्य में ठीक यही कॉरपोरेशन उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। 15 साल बाद उसी संगठन की वजह से वो मौत के दरवाजे तक पहुंच गया था। उसी वक्त उसे क्रो रेलिक मिली थी और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। यानी ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि उसके भविष्य की सबसे बड़ी दुश्मन थी। इतना सुनते ही जोहन बिना कुछ कहे कैंशी को जोरदार लात मारता है। कैंशी दर्द से वहीं गिर पड़ता है, जबकि जोहन उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जाते जाते वो एक और काम करता है। वो पूरे टूम को हमेशा के लिए सील करने का आदेश दे देता है। अगले ही पल ऊपर से भारी भरकम मलबा गिरना शुरू हो जाता है और कैंशी उसी के नीचे फंस जाता है। दूसरी तरफ इस घटना की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। टीवी पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक आए भूकंप के बाद कई जगह रहस्यमयी टूम जैसी संरचनाएं दिखाई दीं। एक जगह तो 50 से भी ज्यादा लोग अंदर फंस गए थे। कुछ चश्मदीद गवाहों ने यह भी दावा किया कि उन टूम्स की दीवारों से अनगिनत तलवारें निकल रही थीं, जो बेहद खतरनाक थीं। एक सर्वाइवर इंटरव्यू में रिपब्लिक ऑफ बेंट के एक आदमी का भी जिक्र करता है। बस यही सुनते ही मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाता है। न्यूज़ एंकर बताते हैं कि अब कोरिया और रूस दोनों ही रिपब्लिक ऑफ बेंट से इस पूरी घटना पर जवाब मांग रहे हैं। इसके बाद कहानी सीधे एक हाई लेवल मीटिंग में पहुंचती है, जहां कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। वहां एक आर्मी ऑफिसर भी था, लेकिन इस समय उसे बुरी तरह डांट पड़ रही थी। सामने बैठा अधिकारी गुस्से में पूछता है, ये मीडिया क्या क्या दिखा रही है? टॉम्ब,
रिलिक और रिपब्लिक ऑफ बेंट का नाम हर जगह बदनाम हो रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आर्मी ऑफिसर सफाई देते हुए कहता है, सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारी गड़बड़ उस भविष्य बताने वाले इंसान की वजह से हुई है। तभी पता चलता है कि जो आदमी उसे डांट रहा था, वो दरअसल एक्सकवेशन टीम का हेड था। आर्मी ऑफिसर आगे बताता है कि उसने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि भविष्यवाणी करने वाले उस इंसान को मार दिया गया है। वो अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है और कहता है, लेकिन सर, हम अभी भी उसकी छोड़ी हुई जानकारी का इस्तेमाल करके कई चीजों को ट्रैक कर पा रहे हैं। बस हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। इस बार हम उस आदमी को जरूर ढूंढ निकालेंगे जिसने कैंशी को धोखा दिया था। सीन बदलता है और अब हम एक होटल में पहुंचते हैं। यहाँ जोहन अपने हाथ को ध्यान से देख रहा होता है। उसके हाथ पर अब भी वही जहरीले निशान मौजूद थे। उसे समझ आ जाता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने रिलिक के ट्रायल को स्वीकार करने के बजाय उसके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाया था। अगर वो आगे भी इसी तरह हर रिलिक पर जबरदस्ती हुकूमत करता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका शरीर ये बोझ सह ही नहीं पाएगा। उसी समय उसके सामने फिर से स्टेटस विंडो खुलती है। सिस्टम उसे बधाई देते हुए बताता है कि वो सफलतापूर्वक टॉम से बाहर निकल चुका है और अब उसका क्वेस्ट रिवॉर्ड तैयार है। लेकिन रिवॉर्ड लेने से पहले उसे दो रास्तों में से एक चुनना होगा। पहला था पैथ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था पैथ ऑफ एफिनिटी। इन दोनों रास्तों का मतलब पहले ही समझाया जा चुका था, इसलिए जोहन बिना ज्यादा सोचे तुरंत पैथ ऑफ डोमिनेंस चुन लेता है। जैसे ही वो अपना चुनाव करता है, सिस्टम उसे एक नया रिवॉर्ड देता है, लेकिन वो रिवॉर्ड कहीं दिखाई ही नहीं देता। जोहन हैरान होकर पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि वो बाथरूम तक चेक कर डालता है। तभी जब वो अपनी जेब टटोलता है, तो उसे अंदर एक छोटी सी मोती जैसी गोल चीज मिलती है। सिस्टम बताता है कि यह एक कंज्यूमेबल रेलिक है, यानी ऐसी रिलिक जिसे सीधे खाया जा सकता है। जोहन कुछ पल उसे देखता है और सोचता है, क्या सच में मुझे इस छोटी सी गोली जैसी चीज को खा लेना चाहिए? थोड़ी झिझक के बाद वो आखिरकार उसे खा लेता है। जैसे ही जोहन उस कंज्यूमेबल रेलिक को खाता है, उसके शरीर में तुरंत असर दिखने लगता है। उसके हाथ पर फैला हुआ जहरीला निशान धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसी समय स्टेटस विंडो फिर से खुलती है। बधाई हो, रेलिक पॉइजन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो गई है और आपकी पॉइजन टॉलरेंस पहले से भी बेहतर हो चुकी है। ये देखकर जोहन खुद भी हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है, अगर ये रिलिक सच में जहर को पूरी तरह खत्म कर सकती है, तो भविष्य में इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था, आखिर क्रो मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहा है? मुझे लगातार मजबूत बनाने के पीछे उसका असली मकसद क्या है? इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसके सामने फिर से एक नई विंडो खुलती है। इस बार सिस्टम एक एस रैंक रेलिक को मार्क करता है और साथ ही उसके भविष्य से जुड़ी जानकारी सामने आने लगती है। बस ये देखते ही जोहन सब समझ जाता है। लगता है फ्यूचर गाइड का मालिक आखिरकार मुझे ढूंढ चुका है। इसके बाद वो फ्यूचर गाइड रेलिक के बारे में सोचने लगता है। वो बताता है कि इस रेलिक का संबंध एक रहस्यमयी किताब से है, जिसे प्राचीन चीन के महान रणनीतिकार ज़ुगे लियांग ने लिखा था। भविष्य में इस रेलिक के बारे में काफी जानकारी सामने आ चुकी थी। सबसे खास बात यह थी कि यह किसी टूम के अंदर पैदा होने वाली रेलिक नहीं थी, बल्कि यह अपने मालिक को खुद चुनती थी। और इस समय इस रेलिक ने जिस इंसान को चुना था, उसका नाम था सासाकी यूका। भविष्य की यादों के आधार पर जोहन जानता था कि रिपब्लिक ऑफ बेंट को जल्द ही यूका के बारे में पता चल जाएगा। वे उसे अपने संरक्षण में ले लेंगे और उसकी फ्यूचर गाइड की शक्ति का इस्तेमाल अपने मिशनों के लिए करेंगे। सुनने में यह सब किसी हैप्पी एंडिंग जैसा लगता था, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। यूका एक सामान्य लड़की थी। उसने कभी गंभीरता से पढ़ाई नहीं की थी और फ्यूचर गाइड की किताब पूरी तरह प्राचीन अरबी भाषा में लिखी हुई थी। वो उस भाषा को ठीक से पढ़ भी नहीं पाती थी। भविष्य में इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कोई अज्ञात व्यक्ति फ्यूचर गाइड का नया मालिक बन जाता है। यूका की हत्या कर दी जाती है और उसकी किताब किसी और के हाथों में चली जाती है। लेकिन ये सब अभी भविष्य की बातें थीं। इस समय यूका जिंदा थी और शायद किस्मत उसे जल्द ही जोहन से मिलाने वाली थी। इसके बाद सीन सीधे सासाकी यूका की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, फ्यूचर गाइड पढ़ने का समय हो गया है। लेकिन यूका हमेशा की तरह परेशान दिखाई देती है। वो किताब को खोलती तो है, लेकिन उसमें लिखी प्राचीन भाषा का एक भी शब्द ठीक से समझ नहीं पाती। उसे न तो उन अक्षरों का मतलब पता था और न ही वो उन्हें सही से पढ़ सकती थी। फिर भी किसी तरह वो किताब में लिखी एक बात समझ जाती है, मैं मरने वाली हूं। बस यही एक लाइन उसके चेहरे का रंग उड़ाने के लिए काफी थी। उधर दूसरी तरफ जोहन एक रेस्टोरेंट में बैठा आराम से सुशी खा रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी का इंतजार हो, लेकिन असल में ये सब उसकी पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। उसके पास एक नोटबुक रखी थी, जिसमें उसने बार बार सिर्फ एक ही बात लिखी थी, सासाकी मरेगी, सासाकी मरेगी, सासाकी मरेगी। ऐसा करने का मकसद किसी को मारना नहीं था।
जोहन अच्छी तरह जानता था कि फ्यूचर गाइड लोगों के इरादों इंटेंशंस को पढ़ सकती है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा इरादा दिखाया ताकि किताब उसे भविष्य के संभावित हत्यारे के रूप में पहचान लेफ्टिनेंट यानी उसने खुद को फ्यूचर गाइड के रडार पर लाने के लिए यह पूरा खेल खेला था। कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसकी योजना सफल हो चुकी है। अब फ्यूचर गाइड का मालिक खुद उससे मिलने आने वाला था। इसी बीच यूका को सुरक्षा घेरे में उसी रेस्टोरेंट की तरफ लाया जाता है। वो डरी हुई थी और सिक्योरिटी टीम से बार बार पूछ रही थी, अगर वो आदमी मुझे मारना चाहता है तो फिर आप लोग मुझे उसी के पास क्यों ले जा रहे हैं? सिक्योरिटी टीम उसे भरोसा दिलाती है, घबराइए मत, हमने पूरी जगह को सुरक्षित कर रखा है। वैसे भी वो आपको पहचानता नहीं है। लेकिन जैसे ही यूका रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखती है, उसकी नज़र सीधे जोहन पर पड़ती है और अगले ही पल वो उसे देखकर पूरी तरह से खो जाती है। दूसरी तरफ जोहन भी एक नज़र में समझ जाता है कि उसके सामने खड़ी यही लड़की फ्यूचर गाइड रेलिक की असली मालिक है। दूसरी तरफ बाहर मौजूद आर्मी ऑफिसर और बाकी सिक्योरिटी टीम कैमरों के जरिए दोनों पर लगातार नजर रखे हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। अचानक यूका एक ऐसा काम करती है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। वो उठकर रेस्टोरेंट का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। बाहर खड़े सभी अधिकारी हैरान रह जाते हैं। यूका मुस्कुराते हुए जोहन से कहती है, क्या मैं आपकी फैन बन सकती हूँ? जोहन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। लेकिन यूका जानती थी कि कमरे के बाहर मौजूद लोग उनकी हर बात सुनने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से वो अपना फोन निकालती है और बोलने के बजाय उस पर मैसेज टाइप करके जोहन को दिखाने लगती है। पहला मैसेज पढ़ते ही जोहन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। मैसेज में लिखा था, आप बहुत हैंडसम हैं। फिर अगला मैसेज आता है, क्या आप मेरे साथ बबल टी पीने चलेंगे? इतना ही नहीं, वो ये भी पूछती है कि जोहन की पसंदीदा बबल टी कौन सी है। जोहन मन ही मन सोचता है, ये आखिर हो क्या रहा है? ये लड़की सच में मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है? लेकिन कुछ ही पल बाद उसे एहसास होता है कि शायद यही उसके लिए सबसे अच्छा मौका है। वो भी बिना कुछ बोले अपने फोन पर जवाब टाइप करके यूका को दिखा देता है। हालांकि दर्शकों को यह नहीं बताया जाता कि उसने आखिर क्या लिखा था। उधर बाहर खड़े अधिकारी लगातार दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से टूटकर खुल जाता है। उसी पल जोहन अपनी ब्रेसलेट रोप का इस्तेमाल करता है। रस्सी बिजली की तरह आगे बढ़ती है और बाहर खड़े तीनों अधिकारियों को एक साथ जकड़ लेती है। जब तक बाकी लोग कुछ समझ पाते, तब तक जोहन और यूका वहां से निकल चुके होते हैं। दोनों वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं और साथ में कहीं बाहर जाने का फैसला करते हैं। यहीं पर इस एपिसोड का अंत हो जाता है। सच कहूं तो ये एपिसोड शुरुआत से लेकर आखिर तक काफी मजेदार था। खासकर लास्ट वाला ट्विस्ट और यूका की एंट्री कहानी को एकदम नए लेवल पर ले गई। अब बताइए, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आगे आने वाले एपिसोड्स की ऐसी ही एक्सप्लेनेशन समय पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अपनी राय बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर।